प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कक्षा 11 का मैथ का पहला वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों का एक लेसन लिया गया है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप लोग 9th में और 10th में भी पढ़ चुके हैं। निर्देशांक ज्यामिति का जो लेसन था, उस निर्देशांक ज्यामिति के लेसन में कक्षा 9 में भी और कक्षा 10 में भी हम लोगों ने ज़रूर शुरुआती चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़े हैं, भूल चुके हैं, नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कहाँ बनती है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। जो आप अक्षों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो आज हम इसके अंतर्गत शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो है इसके लिए थोड़ा मेहनत करेंगे, घर पे पढ़ेंगे और आप लोगों के पास भरपूर टाइम है, पढ़ना भी चाहिए और इसी के लिए कोशिश भी हम लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों का लेसन है। स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा। अब हम लोग जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग अक्षों के बारे में समझेंगे और अक्ष कैसे बनते हैं और कार्तीय तल तो कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं, कैसे बनता है। तो जब दो सीधी रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे को काटती हुई, ये है जिसे हमने एक प्लेन ले लिया और उस प्लेन पर दो रेखाएं ऐसी ली जो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पर काटती हैं। इसे हमने कैपिटल एक्स मान लिया, ये एक्स डैश है, ये वाई मान लिया और ये वाई डैश है। तो हम समझेंगे कि जिस प्लेन पर कोई भी कागज ले लिया, किसी भी, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, इसी प्लेन पर दो रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत हैं और किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो इस तरह के सिस्टम को ही हम कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल में अब आएंगे एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष।
एक्स एक्सिस, यानी एक्स ओ एक्स डैश जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम यहाँ पर एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस कहेंगे। दूसरा वाई ओ वाई डैश, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इसी को एक नाम से और जानते हैं, इसको कहते हैं भुजाक्ष और इसको कहते हैं कोटि अक्ष। मैंने इस तरह से हम जानेंगे कि जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम दूसरे नाम भुजाक्ष से भी जानते हैं और जो वाई एक्सिस होता है इसको दूसरे नाम कोटि अक्ष से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम इस पर ये जान जाएंगे कि ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसके बाद हमको समझना होगा निर्देशांक। किसी बिंदु के निर्देशांक, तो हम जानेंगे कि किसी बिंदु के निर्देशांक को हम कैसे लिखते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम एक क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखते हैं। वो ऑर्डर पेयर कैसा होता है, एक्स और वाई, क्रमित युग्म, इसी को हम ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। यानी निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु का अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, निर्देशांक लेंगे, तो वो अकेला एक पॉइंट नहीं होगा, वो इस क्रमित युग्म के रूप में होगा, एक्स और वाई के रूप में। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी, इसी को हम भुज और कोटि भी समझते हैं। यहाँ पर देखा आपने, ये भुजाक्ष है एक्स अक्ष, यानी एक्स अक्ष पे चली गई दूरी भुज होती है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी जो है कोटि होती है। तो इस ऑर्डर पेयर में हमारा भुज और कोटि होता है। हमें कोई पॉइंट दे दिया गया 3 और 4 और इसमें से पूछा जाए कि भुज कौन है और कोटि कौन है, तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि एक्स अक्ष पे चली गई दूरी भुज है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी कोटि है। अब इसी में हमको समझना होगा कि जो ये अक्ष होते हैं ये धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो धनात्मक अक्ष यानी पॉजिटिव एक्सिस और ऋणात्मक अक्ष नेगेटिव एक्सिस। अब यहाँ पर हमको समझना होगा कि
धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इस ओ पॉइंट को थोड़ा सा समझ लें। पॉइंट ओ, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। यानी मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिन भी कहते हैं। अब बात आएगी कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जो दूरी चली जाएगी, या इस मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जो अक्ष है, इसे हम धनात्मक अक्ष कहेंगे। यहाँ लिखते हैं धन एक्स अक्ष। इसी मूल बिंदु के बाईं ओर जो दूरी चली जाएगी, इसे हम लिखेंगे ऋण एक्स अक्ष। इसी मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो दूरी चली जाएगी, धन वाई अक्ष। और इसी मूल बिंदु के नीचे की ओर जो दूरी चली जाएगी, ऋण वाई अक्ष। इस तरह से हम अक्षों को समझ लेंगे। धन एक्स अक्ष, धन वाई अक्ष, ऋण एक्स अक्ष, ऋण वाई अक्ष। अब इनके धन और ऋण के समझने से क्या फर्क पड़ रहा है, धन और ऋण हम क्यों बना रहे हैं। तो धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक अक्ष आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ धन एक्स अक्ष, मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋण एक्स अक्ष, इससे ऊपर की ओर वाई धन एक्स अक्ष और नीचे की ओर ऋण वाई अक्ष। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अक्षों पर बिंदु, a point on axis। अगर किसी अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमको समझने की ज़रूरत है। जैसे हमने कोई कोऑर्डिनेट दे दिया 0, 4। एक चीज हम हमेशा ध्यान देंगे कि अगर कोई पॉइंट या कोई बिंदु अक्ष पर है तो उसमें उसके जो निर्देशांक होंगे उनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट 0 होगा। एक जो है कोऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे ये 0 हो चाहे ये 0 हो। इन दोनों में से कोई एक 0 है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट किसी न किसी एक्सिस पर होगा। अब 0 और +4 है तो 0 का मतलब ये जो ओरिजिन पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हम इन्हें कहते हैं। अब एक्स अक्ष पे कोई दूरी नहीं चली जा रही, 0 है, लेकिन वाई पे देख रहे हैं कि 4, मान लीजिए 4 यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर वो पॉइंट होगा जिसके निर्देशांक होंगे 0 और 4। अगर हम कहते हैं -3 और 0, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, किस अक्ष पर होगा, तो देखेंगे कि -3 ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी होती है, भुज। -3 किधर मिलेगा, यहाँ। y पर 0, 0 हमें जाना ही नहीं है, यानी यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा -3 और 0।
तो -3 है, तो देख रहे हैं -3 यानी कि ऋण x अक्ष पर। ये प्लस का 4 है y अक्ष पे चली गई दूरी, तो ये धन y अक्ष पर। इसी तरह से 0 -2 लेते हैं, ये पॉइंट कहाँ पर होगा, यानी x अक्ष पे चली गई दूरी 0, y अक्ष पे चल रहे हैं, y अक्ष पे -2, तो y अक्ष पे दूरी इधर होगी, यानी मूल बिंदु से नीचे की ओर होगी ऋणात्मक। मान लेते हैं यहाँ पे -2 मिला, यानी ये पॉइंट होगा, यानी 0 और -2 ये पॉइंट किस एक्सिस पर होगा, तो माइनस यानी नेगेटिव y अक्ष। तो हमें 0 और -2 यहाँ मिल रहा है। इस तरह से हमसे कभी पूछा जाए कि किसी अक्ष पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, तो जब भी कोई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा और दूसरे की वैल्यू होगी। अगर दोनों 0 हैं तो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट होता है। थोड़ा सा और समझ लें। धन x अक्ष का मतलब है इस पे जो दूरी चली जाएगी वो धन पॉजिटिव होगी, और धन y अक्ष पर इस पर जो दूरी चली जाएगी वो भी पॉजिटिव होगी। यहाँ से ऋण x अक्ष है, इस पे जो दूरी चली जाएगी वो ऋणात्मक होगी, और यहाँ इस पर जो दूरी चली जाएगी वो ऋणात्मक होगी, यानी इस पर और इस पर धनात्मक और इस पर और इस पर ऋणात्मक। उसी हिसाब से जो नाम दिया गया है उस नाम के अनुसार ही इन पे जो दूरियां चली जाएंगी उनको हम दर्शाएंगे। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम चलेंगे चतुर्थांश। क्वाड्रेंट। चतुर्थांश किसे कहते हैं? ये क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। 9th और 10th में पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी बच्चे जानते होंगे कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो जो हमारा XY प्लेन होता है, समतल होता है, या जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, यानी इसमें दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं लंबवत, यानी दो लंबवत रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, तो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल बनता है। और जब ये कंडीशन बनती है तो इसमें हम देखते हैं कि 4 भाग बन जाते हैं, और इन्हीं 4 भागों को हम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। जब हम चतुर्थांशों के बारे में जान जाएंगे तो फिर हमसे ये पूछा जाएगा कि किसी चतुर्थांश के अंतर्गत ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, यहाँ ये भाग है, यहाँ ये भाग है, इन चतुर्थांशों के अंदर जो अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, निर्देशांक कैसे होंगे। प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए और फोर्थ के लिए।
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम मानते हैं कहीं पर कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो हम ये जानते हैं कि x और y इसका निर्देशांक होगा। x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी, लेकिन इसमें चिन्हों का भी कुछ ध्यान रखना है। जब हम जान रहे हैं कि इस पे चली गई दूरी पॉजिटिव है, इस पे चली गई दूरी पॉजिटिव है, इस पे चली गई दूरी नेगेटिव है और इस पर चली गई दूरी नेगेटिव है, तो प्लस माइनस आएंगे। वो प्लस माइनस किस तरह से आते हैं, तो इसे हमें समझने की ज़रूरत है। अब जब पॉइंट कोई यहाँ पर होगा, यानी कि हम इस पर दूरी चलेंगे और इस पर दूरी चलेंगे, नहीं x धन x अक्ष पे और धन y अक्ष पे। इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, यानी ये भी वैल्यू पॉजिटिव और ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों का प्लस प्लस होगा। सेकंड में आते हैं। सेकंड में भी हम कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, तो ये भी x और y के रूप में लिखा जाएगा। तो x अक्ष पे चली गई दूरी और y अक्ष पे चली गई दूरी। अब हम यहाँ पे केयर करेंगे कि ये ऋण x अक्ष है, तो ऋण x अक्ष पे चली गई दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पहले माइनस आएगा और फिर ये चली गई दूरी पॉजिटिव होगी, तो ये माइनस प्लस होगा। तो इसके लिए हम माइनस और प्लस साइन लेंगे। अब आएंगे तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में भी कोई पॉइंट अगर हम यहाँ लेते हैं, इसको भी हम x और y के रूप में ही दर्शाएंगे। पहले x अक्ष पे चली गई दूरी, बाद में y अक्ष पे चली गई दूरी। इस चतुर्थांश के अंतर्गत x अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक और y अक्ष पे चली गई दूरी ऋणात्मक। तो यहाँ से हमें इसके दोनों पॉइंट माइनस माइनस मिलेंगे। आते हैं चौथे चतुर्थांश में। चौथे चतुर्थांश में हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को भी हम x और y के रूप में ही लिखेंगे, जो क्रमित युग में ऑर्डर पेयर में हमें लिखना है कोऑर्डिनेट। अब इसके लिए x अक्ष पे चली गई दूरी पॉजिटिव होगी, प्लस यहाँ आएंगे और इस पर चली गई दूरी नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम प्लस माइनस, अब हमें इस तरह से चारों निर्देशांक चतुर्थांशों के लिए ये चिन्हों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और हम नहीं समझते हैं कि इसको रटने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे बना लेते हैं और इसके अंतर्गत ये पॉजिटिव तो प्लस प्लस, सेकंड में आए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो माइनस प्लस, थर्ड में आए ये नेगेटिव माइनस माइनस, फोर्थ में आए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो प्लस माइनस। यानी धन अक्ष और ऋण अक्ष, इन अक्षों का अगर हमें ज्ञान रहे अच्छे से, तो हम चारों चतुर्थांशों के निर्देशांकों के चिन्हों को हम आसानी से बता सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इसे हमें कोई या तो अपना रट के याद करे या तो समझ के याद करे, जैसे भी हो हमें इसको जानने की ज़रूरत है। अब हमसे कोई पॉइंट दे दिया जाए 3-2 और इससे के लिए पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में ये पॉइंट होगा, ये प्लस का है या माइनस का है। देखेंगे प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस जहाँ होगा इस चतुर्थांश में मिल जाएगा। -3 -2 इसकी बात करते हैं, ये कहाँ मिलेगा, -3 -2 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के यानी इस चतुर्थांश के अंतर्गत कहीं पर ये पॉइंट होगा। तो इस तरह से जब इन चिन्हों का हमें ज्ञान होगा तो हम आसानी से ये बता सकेंगे कि ये कोई भी पॉइंट जो हमें दिया गया है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। अब अगर हम इतनी चीज़ आसानी से अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद अब आगे हमको क्या पढ़ना है, इसमें आगे आपको एक फार्मूला मिलेगा और उस फार्मूले के कितने उपयोग हैं, कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, थोड़ा देखेंगे।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को मिला दीजिए, ये एक सेगमेंट हो गया, रेखाखंड हो गया। इसके कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं x1 और y1, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। ये दो बिंदु हैं और इनके हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी इसे हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम ए बी के बराबर लिख सकते हैं या डी बराबर लिख सकते हैं। डी बराबर हमारा फार्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हम इस फार्मूले को चेंज करके इस तरह से नहीं लिख पाते। तो हमें जैसे याद हो जाए x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, जो भी याद हो जाए हम इसे याद कर सकते हैं। तो ये एक हमें फार्मूला मिला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का उपयोग कहाँ कहाँ होगा, हमें जो एक्सरसाइज पढ़ने को मिलेगी उसमें हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, तो थोड़ा इसको देखते हैं। इसी एक फार्मूले की सहायता से हमें कई प्रकार की आकृतियां मिलेंगी और उन आकृतियों को प्रूव करना होगा कि ये आकृति कौन सी है। जैसे समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो। त्रिभुज, इसमें समबाहु, समद्विबाहु और समकोण। ये समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज प्रूव करने के लिए अगर इसमें भी मिलेगा और क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझेंगे। ये अगर एक हमने मान लिया त्रिभुज ABC, इन तीनों के कोऑर्डिनेट दे देगा, तो हम क्या करेंगे, कहे कि अगर सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास क्या प्रमेय है, तो हम AB कैलकुलेट करेंगे प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यानी हम AB का मान ज्ञात करेंगे, AC का मान ज्ञात करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा करके, और इस पर रख देंगे AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर ऐसा बनता है, यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बनता है, तो हम कहेंगे कि अतः ये एक समकोण त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना हो तो तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों भुजाएं मिल जाएंगी अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, ऐसा आता है। तो समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज AB बराबर AC और नॉट इक्वल टू BC, ऐसा आता है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें केवल दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी।
यहाँ पर तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तो ये समबाहु हो जाएगा। और ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिभुज की आकृतियों को सिद्ध कर सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमसे प्रूव करने के लिए देगा इस फार्मूले की सहायता से। इसमें 2 पॉइंट के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और इन भुजाओं को कैलकुलेट करेंगे और भुजाओं को ज्ञात करने के बाद हम बता सकते हैं ये त्रिभुज किस तरह का है। ये तो रहा त्रिभुज का मामला। अब चतुर्भुज में भी कई तरह की आकृतियां हैं, उन्हें भी हमें प्रूव करना होगा, बताना होगा इसी एक फार्मूले की सहायता से। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इतनी आकृतियां हमसे सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। आयत क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज, वर्ग भी एक समचतुर्भुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो वर्ग एक समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है समांतर समचतुर्भुज, और एक ये है समांतर चतुर्भुज। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ध्यान देंगे वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और इनका जो विकर्ण होगा ये ए बी सी डी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, उसके बाद हमें ए सी और बी डी भी निकालना होगा। तो किसी चतुर्भुज की अगर चारों भुजाएं समान होती हैं और उनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर हों और ए सी बराबर बी डी ऐसा है तो ये वर्ग होगा। कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और इनके विकर्ण एक दूसरे के बराबर हों तो हम सिद्ध करेंगे कि यह एक वर्ग है। अब इसमें आयत में आ जाइए, ए बी सी और डी। तो हम आमने सामने के, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए बी बराबर सी डी या डी सी और बी सी बराबर ए डी। तो लिखते हैं ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, ऐसा होगा। ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। इसमें भी हमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, ये विकर्ण और ये विकर्ण। यहाँ भी ए सी बराबर बी डी होना चाहिए, विकर्ण ए सी बराबर बी डी होना चाहिए, तो हम कहेंगे यह एक आयत है। अगर ये कंडीशन मिलती है तो हम बताएंगे कि यह एक आयत है। ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी डी। लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी
बट AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे हम समचतुर्भुज कहेंगे। यानी कि वर्ग में और समचतुर्भुज में क्या अंतर है? यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर हैं, यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर हैं। वर्ग में इनके विकर्ण बराबर होंगे और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब आ जाइए समांतर चतुर्भुज। A, B, C और D। यहाँ पर भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर BC और BC बराबर AD, लेकिन इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण AC बराबर BD नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तो समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में देखिए कुछ समानता है। आमने सामने की भुजाएं यहाँ भी बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं यहाँ भी बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। किसके? समांतर चतुर्भुज के। तो इस तरह से इतनी सारी आकृतियां हमें एक ही फार्मूले से, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, उसी फार्मूले की सहायता से इन सभी आकृतियों को हमें प्रूव करना होगा। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो कैसी आकृति है? वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है? ये हमें इतनी प्रक्रिया से गुजरते हुए बताना होगा। इतनी प्रक्रिया से गुजरने का मतलब क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, AB ज्ञात करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, BC ज्ञात करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, CD ज्ञात करेंगे, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो AD ज्ञात करेंगे, फिर AC, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी का लगाएंगे सूत्र तो हमें AC मिलेगा, फिर इनके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो BD मिलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हमें ज्ञात करनी होंगी और फिर उसके बाद हम बता पाएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। तो फिलहाल एक फार्मूला और हम इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जो लगा रहे हैं। एक्सरसाइज हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, केवल आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट A B, इसका -3 और 2 पॉइंट है, इसका 4 और 6 इस तरह से कोऑर्डिनेट है। अगर हम AB के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं, AB इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा कैसे कर देंगे? तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, फार्मूला यहाँ पर रखेंगे। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो क्या होगा? -3 -4 का स्क्वायर प्लस y1 है 2 माइनस y2 6 का स्क्वायर। -3 और -4 दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49
और ये हो जाएगा 16। 6 और 9 15 को 5, 5 और 1 6। इसका वर्गमूल होगा नहीं। इस तरह से हमें ये AB बराबर मिल जाएगा। जिसका वर्गमूल होगा वर्गमूल निकालेंगे, नहीं होगा ऐसे छोड़ देंगे। यहाँ पे आगे मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मीटर सेंटीमीटर कुछ पता नहीं है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें मीटर सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है, इकाई या मात्रक कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, या नहीं भी लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज़ करने के लिए हम इस तरह से ध्यान देंगे। एक चीज और देख लीजिए, एक प्रश्न और बनता है कि क्या संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु क्या होते हैं? अगर दो बिंदु तो सदैव संरेख हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं तो वो संरेख होने की क्या कंडीशन है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। ये हमने एक लाइन लिया, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी। ये तीनों अगर एक रेखा में होंगे तो इसका मतलब कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। अगर 3 पॉइंट दिए हैं, इसका भी कोऑर्डिनेट है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, इसका भी कोऑर्डिनेट है, अगर ये कंडीशन है तो हमें AB प्लस BC इज इक्वल टू AC मिलना चाहिए। अब इसी से संबंधित फार्मूले हमें और भी मिलते हैं। AC प्लस BC इज इक्वल टू AB AC प्लस AB इज इक्वल टू BC। ये इस तरह से ऐसे होंगे कि अगर C को हम बीच में ला देते हैं, B को यहाँ कर देते हैं, एक बार A को बीच में कर देते हैं, तो इस तरह से हमें ये कंडीशन मानी यही होगी कि अगर 3 पॉइंट सीधी रेखा में हैं तो इसका और इसका योग इसके बराबर होगा। तो हमें 3 पॉइंट इस तरह से देगा A B C 3 2 4 5 3 -1 ऐसे दे दिया और कहेगा कि प्रूव करो कि ये बिंदु तीनों एक रेखा में हैं। तो एक रेखा में है सिद्ध करने के लिए इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, अर्थात AB BC और AC निकालेंगे और इस पर रखेंगे कि AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या AC मिल रहा है। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। अगर यहाँ इक्वल नहीं आता है तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कल मैं आपको एक्सरसाइज में कुछ बताऊंगा। तब तक इतना जो है पढ़ करके आप लोग, हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे से तैयार करेंगे और मेहनत करेंगे घर पे।